नमस्कार। रविवार की बहुत ही खूबसूरत सी ये सुबह और मैं अभितो को रूम थिएटर के फेसबुक पेज से आप सबसे मुखातिब हूँ, आप सबके सामने हूँ। और एक शेर के साथ हमारे इस प्रोग्राम का आगाज करना चाहती हूँ, जो सिर्फ 1 घंटे का नहीं है बल्कि आज पूरे दिन भर का है और बल्कि इसका एक्सटेंशन कल और परसों भी चलता रहेगा हमारे साथ और उसकी वजह बिल्कुल खास है, बिल्कुल सामने है, वो है कल यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो एक महिला होने के नाते मेरे लिए और मेरी मेरी कौम की सारी जो आबादी है, जिसको दुनिया में आधी आबादी कहते हैं, हालाँकि वो आधी से ज़्यादा भी हो सकती है, उसको बहुत-बहुत मुबारक। और एक शेर हम सबके नाम कि तेरे माथे पे ये आँचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आँचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो वो बहुत सारी औरतें, वो लड़कियाँ, वो बेटियाँ, वो बहनें, वो माएँ, जिन्होंने अपने सर के आँचल को अपना परचम बनाया, जिन्होंने अपनी ख्वाहिश को, अपने सपनों को, अपनी लड़ाई को अपने ज़िम्मे लिया और बिना जीत-हार की परवाह किए बस चलती रही, चलती रही, चलती रही और जिनकी कोई एक मंज़िल नहीं है बल्कि उनकी हर कदम ही एक मंज़िल है जो बाकी उनके पीछे आने वाली जो कतार है उसको प्रेरणा देती है। ऐसी तमाम औरतों को सलाम पहुँचे हमारा, बल्कि सारी दुनिया का। मैं भी उसका एक छोटा-सा हिस्सा हूँ, ये गर्व करने की बात आज के लिए है मेरे लिए। आज अवितोको रूम थिएटर के पेज पर हमने स्त्री उत्सव मनाने का अ, सोचा। स्त्री अपने आप में उत्सव है। कहते हैं कि बिना स्त्री के ना तो घर सुंदर हो सकता है, ना परिवार अच्छा हो सकता है, ना संसार अच्छा हो सकता है। स्त्री होती है तभी धर्म बचते हैं, तभी उत्सव बचते हैं। तो ऐसी परिकल्पना के बीच में स्त्री उत्सव अपने आप में एक संपूर्ण परिकल्पना है बेशक। और आज हम उन तमाम स्त्रियों से बात करेंगे जिन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए, अपनी जमीन, अपना आसमान खुद ढूंढा। तो आज जो पहला सेशन हमारा शुरू होने जा रहा है, उसका विषय हमने रखा है स्त्री और पुरुष के समान धरातल। हाँ, हम बात ही समानता से शुरू कर रहे हैं और समानता पर ही अडिग रहेंगे क्योंकि समानता प्रकृति ने हमें सिखाई है। जब भी कुछ असमान होता है तो प्रलय आती है। सृजन के लिए, सर्जन के लिए, कुछ बनाने के लिए समानता जरूरी है। और जब स्त्री पुरुष की बात होती है तो जो हमारी जो माइंडसेट है, हमारी जो परिपाटी है, हमारी जो रूढ़ियां हैं, हमारी जो विचारधाराएं हैं, वो हमें आमने सामने खड़ा कर देती हैं, एक दूसरे का शत्रु बनाकर, या पता नहीं हम कितना मित्र बन पाए हैं अभी तक। लेकिन समान धरातल ढूंढने की हमारी कोशिश लगातार जारी है और आज इस प्रोग्राम में जिसकी परिकल्पना विभा जी की है और हम सब इसमें जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों को, जो हमारी आज के विशिष्ट वक्तागण हैं, उनको आमंत्रित करूंगी और फिर अपनी बात हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं श्रीमती अंजलि भावे हमारे साथ हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ। अंजलि भावे जी, अंजलि भावे जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ इरा टाग जी हैं। हेलो। डॉक्टर विभावरी हैं। नमस्ते। कमला शंकर जी हैं। और हमारे साथ अभी जुड़ेंगी सुदर्शना द्विवेदी जी, ललिता अस्थाना जी और प्रोग्राम की संयोजक और संचालक विभा रानी दीदी। हेलो जी, विभा दी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। प्रणाम। हमारे साथ और सुदर्शना जी भी सुदर्शना मैम भी जुड़ चुकी। जी जी दीदी, आप सभी को प्रणाम करती हूँ और दीदी से अनुरोध करती हूँ कि कार्यक्रम की कमान अपने हाथ में लें। आप सभी को नमस्कार।
नमस्कार। मेरी ओर से सभी को प्रणाम और नमस्कार। अंजलि जी से थोड़ा सा अनुरोध है कि थोड़ा सा ऊपर अगर आ जाए। हाँ, अभी बिल्कुल बिल्कुल सही है अंजलि जी। और एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से और अवितो को रूम थिएटर की तरफ से अंजलि जी, इरा, विभावरी, सुदर्शना द्विवेदी जी, ललिता जी और कमला शंकर जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये सब अपने अपने आप में एक शख्सियत है और इन सब का परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एक परिचय हम बहुत जो अपनापे से भरा हुआ परिचय है, जिसमें कहीं कोई एकेडमिक या कहीं कोई बहुत फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं है। मैं सुदर्शना जी की बात करूं तो सुदर्शना द्विवेदी जी अब बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट एंड राइटर रही हैं। पीबीआई में, टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्होंने काम किया है और इनका भाषा का एक प्रेम रहा कि अंग्रेजी से पढ़ी लिखी होने के बावजूद और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में काम करने के बावजूद और टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करने के बावजूद और वहां से सारे ऑफर मिलने के बावजूद ये अंग्रेजी में नहीं गई और हिंदी में ही काम करते रहना इन्होंने पसंद किया। और हमारी अभितो रूम थिएटर की मेंटोर हैं और हमें इनसे हर तरह का मार्गदर्शन मिलता रहता है और आज ये हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए बड़े ही गर्व और सौभाग्य की बात है। ललिता अस्थाना जी, जिन्हें मैं अपनी भाषा में कहती हूँ, ये हमारी लेडी डॉन है और मैं जब भी इनके लिए लिखती हूँ तो मैं लेडी डॉन लिखती हूँ। अगर लगता है कि कोई महिला कोई अगर अपनी बातों में और एक तेज तर्रारपन अगर वो होना चाहिए और बातों में एक स्पष्टता होनी चाहिए तो वो ललिता जी से हमें बहुत वो मिलता है, वो वाइब्स मिलते हैं। ललिता जी अपने विचारों के साथ चलती हैं, बहुत खुले विचारों के साथ और एक स्पष्ट विचारों के साथ और खास तौर से वैसे एक संकट की स्थिति होती है जब आपका नाम किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ता है, वैसे में एक आइडेंटिटी को लेकर के चलना और बनाना वो भी अपने आप में एक बड़ी जद्दोजहद का काम होता है। ललिता जी हिंदी के बहुत ही मशहूर लेखक धीरेन्द्र अस्थाना की पत्नी है। कैसे पत्नी बनी वो एक अलग मुद्दा है, एक अलग बहुत रोमांच का विषय है, लेकिन मैं भी उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन और अपने संस्मरण और भाषा और बोली जब हम ये बोलेंगे तब आप देखेंगे कि वो किस तरह से बात करती हैं। तो ललिता जी का यहाँ स्वागत है। डॉक्टर विभावरी गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं और अपनी बातचीत और अपने विचारों की एक धार इनके पास है और इन वैचारिक धार के साथ ये आगे चलती हैं और साथ साथ गाती भी बहुत अच्छा है। जब तक हम इनकी गायकी हम सुनते रहते हैं, ये फेसबुक पर हमें सुनने का मौका मिलता है। इरा टाक लेखक हैं और लेखक इरा टाक आमतौर पर ये कहा जाता है कि बहुधंधी होना बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बहुधंधी होना बहुत सुखद होता है क्योंकि क्रिएटिविटी के हर एंगल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इरा टाक राइटर भी हैं और ये पेंटर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं। 3 अलग अलग डायमेंशंस को लेकर के चलती हैं और उनका आज इस प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्ते इरा। अंजलि भावे कॉर्पोरेट जीएम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में और किसी भी कॉर्पोरेट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उसकी फेस अपलिफ्टिंग या उसकी इमेज बिल्डिंग। और कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिस तरह का कॉर्पोरेशन है, नवरत्न कंपनी है और आप सब बस केवल आईओसी का नाम जान लें और समझ लें तो वहां पर ये किस तरह से अपने कॉर्पोरेट को और कॉर्पोरेशन को एक इमेज प्रदान करती हैं और जितनी भी कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाने की जो छवियों का निर्माण होता है उसमें ये अपना योगदान देती हैं। आज हमारे साथ हैं और मैं अंजलि भावे जी का स्वागत करती हूँ। साथ साथ मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर कमला शंकर का। आमतौर पर बहुत कहा जाता है कि ये कुछ क्षेत्र जो है वो क्षेत्र अलग होते हैं और पुरुषों के क्षेत्र होते हैं, महिलाएं उसमें नहीं जाती हैं, लेकिन डॉक्टर कमला शंकर ने
यह साबित किया है कि कोई भी क्षेत्र जेंडर से रिलेटेड नहीं होता है, हर क्षेत्र में हर कोई जा सकता है। तो बाय प्रोफेशन हम कह सकते हैं कि गिटार वादक हैं, गिटारिस्ट हैं और बनारस से हैं। बनारस अपने आप, जो बनारस हम देश की सांस्कृतिक नगरी कहते हैं, तो कला, संस्कृति और भक्ति इन तीनों के संगम की नगरी है ये। वहां से डॉक्टर कमला शंकर बिलोंग करती हैं और इन्होंने अपने प्रोफेशन को चुना। एक डॉक्टर पिता की बेटी होने के बावजूद इन्होंने अपना प्रोफेशन चुना कि मैं गिटारिस्ट बनूंगी और अपनी काबिलियत से और अपनी उपलब्धि से इन्होंने विदुषी का खिताब पाया है, तो इन्हें विदुषी कमला शंकर, विदुषी डॉक्टर कमला शंकर कहते हैं। तो इनका हम स्वागत करते हैं और स्वागत हम साथ साथ करते हैं हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रतिमा सिन्हा का। प्रतिमा सिन्हा बहुत ही ये भी बनारस से हैं, अभी अब ये मुंबई पधार चुकी हैं और मुंबई को इन्होंने अपना ठिकाना बनाया है, तो मुंबई में भी इनका स्वागत। तो प्रतिमा सिन्हा देश की, बनारस की बहुत जानी मानी एंकर हैं और ऐसा कोई भी शायद ही बनारस का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वो पंडित छन्नू मिश्र का रहा हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री का रहा हो, हर कार्यक्रम की एंकरिंग इन्होंने की है और बहुत अच्छी शायरा हैं। बहुत सारे जो उर्दू के मुशायरे होते हैं उनकी ये निजामत करती हैं, बहुत अच्छी कवि हैं और बहुत अच्छी राइटर हैं। तो इन सब का मैं आप सबके इस आज के इस आयोजन में, स्त्री उत्सव के कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसकी इस पूर्व संध्या पर एक दिन पहले हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और एक बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमें सिर्फ मैं आप सबसे मुखातिब होंगी और मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी अपनी अपनी जर्नी क्या और किस तरह से रही है, क्योंकि हम जब एक किसी भी पड़ाव पर, एक मुकाम पर आते हैं, तो उस मुकाम पर आने के लिए हमारे ऊपर सबसे पहला टैग तो ये किया जाता है कि आप लड़की हो, आप स्त्री हो। तो ये स्त्री और पुरुष के समान धरातल जो हमने आज का ये विषय रखा है, तो क्या हम इस समान धरातल पर हैं? प्रकृति ने हमें समान धरातल पर रखा है, प्रकृति ने बहुत सोच समझ करके एक को स्त्री एक को पुरुष बनाया है, ताकि और उसे हमारे शास्त्रों ने अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी है और उसमें अर्धनारीश्वर का मतलब ही है कि दोनों समान है। कोई वो बड़ छोट कहत अपराधु वाली बात जो तुलसीदास कह गए हैं वैसा है नहीं। लेकिन अभी की जो हालात हैं, क्या उन हालात में स्त्री पुरुष हम एक समान धरातल पर हैं क्या? मैं इसके बारे में सबसे पहले ललिता जी से ही जानना चाहूंगी कि ललिता जी आपके विचार क्या है? जीभ मत निकालिए, आप बात कीजिए और बाकियों से भी एक छोटा सा टेक्निकल ये हम करेंगे कि जब शायद कहीं इको वगैरह अगर कहीं आने लगे तो जो उस समय बोल रहे हैं उसके अलावा बाकी हमारे जो रेस्पेक्टेबल वक्ता हैं, सारे स्पीकर्स, वो म्यूट कर लेंगे। तो ललिता जी से मैं जानना चाहूंगी कि ललिता जी आप तो खुद एक इतने बड़े लेखक के धीरेन्द्र अस्थाना जी की पत्नी रही हैं और अब मैं यहाँ बताती हूँ कि ललिता जी की शादी कैसे हुई थी। इन्होंने धीरेन्द्र जी की कहानी पढ़ी थी और उसके बाद एक दिन जो है अपना सूटकेस लेकर के उनके कमरे में पहुंच गई कि लो मैं आ गई हूँ, ये जो गाना होता है ना, वो मैं आ गई तेरे लिए, तो ये वहां से इनकी जर्नी शुरू हुई है और आज वो यहाँ पर हैं। तो ललिता जी। विभा ने मुझे फंसा दिया। क्या अभी बात यह है कि क्या स्त्री पुरुष समान धरातल पर हैं? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है, मुझे ऐसा लगता है। स्त्री पुरुष समान धरातल पर होने के लिए सिर्फ परिवार ही जिम्मेदार नहीं है, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे एंसेस्टर, हमारा समाज, हमारी एजुकेशन, जो हमें पढ़ाया जाता है, जिस तरह से हमें गढ़ा जाता है, जैसे मेरी माँ को गढ़ा, उनकी माँ ने उनको गढ़ा, इस तरह से तमाम सारी चीजें होती हैं और इन सब में से निकलकर हम अब कैसे जाते हैं या पहुंचते हैं। अभी जैसे बताया कि मैं तो धीरेन्द्र के पास आ गई थी कि चलो अब हम शादी कर लेते हैं, तो इससे ये तो साफ पता चलता है कि मैं बहुत बिंदास लड़की रही होंगी अपने समय में भी। मेरा समय तो बहुत रूढ़िवादी समय था। मेरे पिताजी को ताना मारा जाता था कि उनको 4 बेटियां हैं और इस तरह के।
तो वो जो भी रहा होगा और जिस तरह से भी, तो मेरा अपना टेक्सचर हो सकता है कि मेरे सेल ने, मेरे अंदर सारे केमिकल का बहुत भयंकर म्यूटेशन हुआ होगा कि मैं एक अलग तरह से खुले विचार, तब विचार नहीं थे मेरे पास, ऐसा मैं नहीं बोल सकती तब मैं बहुत विचारों वाली थी, बिल्कुल विचारों वाली नहीं थी। मेरे सारे जो विचार बने और मैं आगे बढ़ी, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ धीरेन को जाता है। क्योंकि धीरेन से जब मेरी मुलाकात हुई, मैं तो धीरेन ने एक बार मुझे लिख दिया था कि पत्रों में कि वर्ग शत्रु से हमारी लड़ाई है। मैं बहुत दिनों तक सोचती रही ये वर्ग शत्रु कौन है, बाजू में तो पाकिस्तान है, वो तो है शत्रु, नेपाल तो शत्रु नहीं है, श्रीलंका से लड़ाई नहीं है। तो इतनी मूर्ख किस्म की मैं लड़की थी। तो धीरे 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 मैंने समाज को देखा, मेरा नजरिया बदला और बहुत सारी चीजें थी कि मैंने धीरेन से विवाह करना तय किया। मैंने सोचा कि मैं इस व्यक्ति के साथ रह सकती हूँ, या वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। उस उम्र का भी रहा होगा कि मैं इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हुई कि मैं चली गई। अब चली तो आई, अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं था मेरे पास। ठाकुर घर की लड़की थी, पिताजी के अपने गुस्से थे, परिवार के अपनी नाराजगियां थी, ससुर की अपनी नाराजगियां थी। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने और धीरेन ने एक रास्ता बनाया, हम अलग हुए, कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे, नौकरी तक पहुंचे, क्या क्या किया वो तो एक अलग बात है। समानता की बात करती हूँ मैं, इसलिए भी धीरेन के साथ निभा गई। जो लड़की घर छोड़ के आ सकती है वो किसी को भी छोड़ सकती है। अगर लगता कि धीरेन भी बकवास है या ऐसा कुछ है तो मैं छोड़ देती, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरेन की सबसे बड़ी तारीफ ये रही कि सचमुच मुझे समानता दी या नहीं दी या मैंने ली, दैट इज द अनदर थिंग। लेकिन हाँ, कोई मेरे पे बंधन नहीं था। बहुत आराम से हमने अपना संघर्ष शुरू किया, दोनों ने मिलकर संघर्ष किया। और मानसिक शारीरिक हर तरह की आजादी तो है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो मामला भी नहीं था। मुझे लगता है कि हम दोनों समान विचारों के रहे, रैशनल रहे, दुनिया को देखने का नजरिया बहुत ज्यादा मेरा मार्क्सवादी रहा। धीरेन की वजह से तमाम साहित्यकारों के बीच में मैं आई। सिर्फ धीरेन नहीं, धीरेन से जुड़ने वाले लोग, तमाम सारे लोग, ज्ञान रंजन भाई साहब हमेशा मुझे बोलते रहते थे देखो ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि झगड़े भी होते ही थे। तो इस तरह के लोगों के बीच में आके मैंने जाना कि हाँ, समानता होनी चाहिए, दोनों ने को अपना अपना स्पेस मिला। अब बात यह है कि समाज में होना चाहिए। तो कितनी लड़कियों को, कितनी महिलाओं को इस तरह का परिवेश मिलता है, ये इम्पोर्टेंट है। कितनी अधिकतर लड़कियों को, महिलाओं को ये परिवेश मिले, ये समानता वाला निभाने वाला पार्टनर मिले, स्पेस देने वाला पार्टनर मिले, एक अलग नजरिए से समाज को देखने वाला पार्टनर मिले, तो ये क्या संभव है हमारे देश में? हम छोटे से महानगर की बात करते हैं, जहां अभी मैंने तमाम लोगों के बारे में सुना, गिटार वादक है, ये तो छोटे से लोग हैं ना। मैं कहती हूँ कि कितने प्रतिशत, शायद माइनस, लेकिन देश में तो ये हालत है नहीं। तो आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। मूलभूत परिवर्तन कहाँ से शुरू हो? घर से, शिक्षा से, हमारे मिलने जुलने वाले लोगों से। तो मुझे लगता है कि विभा ये बहुत जरूरी है कि घर बदले, घर बदलेगा, घर के लोग बदलेंगे। हमारी शिक्षा में कितनी कमी है, हमें ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है। मैं तो इतना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, वही पढ़ाती रहती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम की कोई जरूरत नहीं है जीवन में, लेकिन उसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस तरह का कोई विषय भी तो नहीं है सरकार का दिया हुआ। क्या, चलो सरकार की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते। हम कितना अपने बच्चों को रैशनल तरीके से पालते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर हम झूठ ना बोले तो हम अपने घर की लड़कियों को भी बोलते हैं ढंग के कपड़े पहनो, ऐसे मत जाओ, इतने बजे घर आ जाओ, फोन करके पूछूंगी कहाँ पहुंची। तो कहाँ है हम खुद कितने सच हैं? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें स्वयं को स्वच्छ होना चाहिए और लड़ना है इस समाज से। पता है थानेदार हैं, मानसिक रोगी हैं, हर घर में एक मानसिक रोगी है आपके, तो पहले तो वो लड़ाई लड़नी है। सदियां लगेंगी विभा हमें यहाँ तक आने में। जिस तरह की कल्पना हम करते हैं, जिस तरह की कल्पना हम सब बहनें कर रही हैं, तुम्हारी कल्पना है, सब है,
बहुत समय लगेगा, बहुत सारे परिवर्तन चाहिए। मेरी बात और है, एक तो मैं बड़ी दबंग किस्म की हूँ, मैं तो खुद ही मानती हूँ कि बड़ी मैं लड़ाका, बड़ी दबंग हूँ। धीरेन भी सीधे तो नहीं है, लेकिन ठीक है, क्या बोलेंगे, वो कैसे सीधा कोई आदमी नहीं, चलो मान भी गए सीधे हैं या नहीं है, लेकिन ठीक है बाबा, ठीक क्या है, निभा रहे हैं। ठीक बस क्या है, गाली निभा रहे हैं, ये हमारा एक थ्रेड होता है हमारी अपनी जिंदगी का, कि हम औरतें फाइनली सब कुछ सब करने वाले के बावजूद, सारे विचारों को लेने के बावजूद, हम एक जगह पर आकर के यहाँ अटक जाते हैं कि ठीक है, निभा लेते हैं। ये निभाना, ये शायद हमें प्रकृति ने, नेचर ने दिया है, और इसीलिए हम मल्टीटास्किंग भी कहलाते हैं, हम मल्टी लेयर्ड भी कहलाते हैं, हम मल्टी स्किल्ड भी कहलाते हैं। और इसीलिए महिलाएं जो हैं दूसरे क्षेत्र में जब आती हैं, अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में आती हैं, तो उस मल्टी लेयर्ड को, उस मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी को अच्छे से डिसेक्ट करके उसे निभा ले जाती हैं। इरा टाक हमारे साथ हैं, जो एक साथ 3 जिम्मेदारियां एक साथ निभा रही हैं, अपार्ट फ्रॉम कि घर गृहस्थी तो है ही, पति है ही, बेटा है ही, पिताजी भी हैं, तो वो उनकी तो जो जिम्मेदारियां हैं वो तो निभा ही रही हैं। लेकिन कैरियर वाइज जो हम यहाँ आ रहे हैं कि वो एक साथ फिल्म मेकर हैं, एट ए टाइम वो पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, और एट ए टाइम वो राइटर हैं, और एट ए टाइम वो आर्टिस्ट भी हैं, वो डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। तो इन सारे डायमेंशंस को ये कैसे और खास करके ये अभी भी पेंटिंग के फील्ड में भी अगर कहा जाता है कि आप 5 आर्टिस्ट को के नाम बताएं, तो पता चलेगा कि पहली बार सबके मुंह से 5 मेल आर्टिस्ट के नाम आते हैं। बाद में जब उनको कुरेदा जाता है तो फिर वो एक आध जो है वो फीमेल आर्टिस्ट के नाम आते हैं। तो वैसी स्थिति में इरा अपनी इस स्त्री पुरुष के समान धरातल पर अपने आप को कहाँ रख करके और किस तरह से रख करके देखती हैं इरा? जी, सभी को मेरा नमस्कार और विमेंस डे की शुभकामनाएं। तो जैसे कि ललिता जी ने भी बोला कि दबंग होना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि यही दबंगपना और ये जिद जो है मुझे बचपन से मेरे पास थी, क्योंकि एक तो मेरा शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण छोटे शहर में हुआ, और मेरी मदर खुद लेक्चरर थी और नौकरी पेशा थी। उसके बावजूद भी वो कई मायनों में पापा पे डिपेंडेंट थी, कई निर्णयों को लेके, कई चीजों को लेकर। और इस तरह से मेरे मन में पैट्रियार्की के लिए बचपन से ही एक गुस्सा था मेरे मन में। मैं हमेशा, मुझे लगता था कि कोई चीज सही नहीं है, इक्वालिटी के लेवल पे नहीं है, तो हमेशा विरोध किया। और ये बात सही है कि मुट्ठी भर स्त्रियां ही हैं जो आज कह सकती हैं कि हम इक्वालिटी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इक्वालिटी की जिंदगी जीने के लिए उन्हें हर कदम पे संघर्ष करना पड़ता है, ये बात भी सच है। क्योंकि हम लोगों का दिमाग खुल चुका है, हम लोग अपने अधिकारों को जान रहे हैं, लेकिन जो हमारे समकक्ष हैं, पुरुष हैं, उनमें से बहुत कम पुरुष ऐसे हैं जो कि इस चीज को स्वीकार कर पाते हैं। यहाँ तक कि मेरे पिता से ही मेरा बचपन से ही संघर्ष रहा, हालांकि अब वो काफी हद तक इन चीजों को समझने लगे हैं, लेकिन हमारी जो लड़ाइयां हैं वो घरों से ही शुरू होती हैं। हमें घर से संघर्ष करके निकलना पड़ता है, हमें समाज में संघर्ष करना पड़ता है, और साथ ही साथ हमें अपनी स्त्री जाति के बीच में भी संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि ये सब आप सभी का अनुभव होगा कि जब हम थोड़ा दिमाग खुल जाता है, दुनिया देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे आसपास की स्त्रियां हैं वो हमें अजूबे की तरह देखती हैं, या हर चीज के लिए प्रेशराइज किया जाता है कि इस तरह रह लो, कुछ दिन इस तरह रह लो, एडजस्टमेंट करना सिखाया जाता है। और इस चीज को मैंने हमेशा से डिनाई किया कि अगर पुरुष एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है तो स्त्री क्यों करे। ठीक है, दोनों एडजस्टमेंट करे, वो बात मैं मानती हूँ, लेकिन अगर कोई आपको बताए कि आपको कैसे रहना है, कैसे चलना है, क्या नहीं करना है, तो यहाँ पे मेरा विरोध शुरू होता है कि हमें कोई और क्यों बताए। और इन सब विरोधों को सहते सहते जब हम ये सब चीजें बचपन से देखते हैं, बचपन से बड़े होके समाज में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में और शादी में
किसी रिलेशनशिप में ससुराल वालों के साथ, या सोसाइटी में, अपनी कल्चरल लाइफ में, या फिर कहें कि अपने फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में, तो हर जगह इनइक्वालिटी दिखती है, हर जगह हम लोगों को पीछे रहना पड़ता है। ये बात सही है। तब लगता है कि हम लोग कितने घायल होते हैं, बचपन से आज तक कितना कुछ हमारे अंदर मरता जाता है, और एक लेवल पे आके हम ऐसे सोच लेते हैं कि बस अब जो होगा वो मैं अपनी शर्तों पे ही करूंगी। तो ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है, और मेरी हमेशा से यही चाहती हूँ कि हर लड़की एक खुले माहौल में बढ़ पाए। जैसे एक पौधा होता है जो जंगल में बड़ा होता है, हमें गमलों में रखकर बड़ा किया जाता है। गमले के अंदर वो जो गमले का मालिक है वो डिसाइड करता है कि कितनी धूप हमें मिलनी चाहिए, कितना पानी हमें देना चाहिए। हम खुली हवा में, बहुत कम शायद लड़कियां हैं जो खुली हवा में पल बढ़ पाती हैं। तो यही है। और जहां तक संघर्ष की बात है, तो संघर्ष लगातार ही चलता रहेगा। अपनी शर्तों पे जीने वाली औरतों को हमेशा ही संघर्ष करना पड़ेगा, और लेकिन अच्छा है, क्योंकि एक एक दिन जीत अगले दिन तक की यात्रा हौसलों से ही तो तय होती है। तो इतना ही कहूंगी अभी मैं। बहुत बहुत सही आपने बहुत इरा की हर पल हम लोगों को संघर्ष करना होता है, और हर समय हमें उस इनइक्वालिटी का सामना कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। क्योंकि अभी भी हमारे समाज में, क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं अब जो जो स्त्री पुरुष के लिए समान अधिकार या समान धरातल है, वहां पर हमें पहले ही कह दिया गया है कि आप सेकंड सेक्स हैं। तो जैसे ही हम सेकंड जेंडर, चाहे वो सूत भर का फर्क क्यों ना हो, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जैसे ही आ जाता है तो हमारा पूरा लुकआउट चेंज हो जाता है, देखने का पर्सपेक्टिव, नजरिया बदल जाता है। ऐसे नजरिए में, ऐसे समाज में और ऐसी स्थिति में, और खास तौर से कॉर्पोरेट में भी ये देखने को मिलता है। और वहां जब हम रेशियो की भी बात करते हैं, तो ऐसे भले हम कहते हैं कि आधी आबादी है, आधी आबादी मान लेते हैं, लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो क्या वहां स्त्रियां आधी आबादी में हैं? क्या वहां जो जितने अगर 500 एम्प्लॉइज हैं तो 500 में 250 महिलाएं वर्कर हैं क्या? उन 250 में क्या अगर 20 अगर हमारे मेल ऑफिसर्स बहुत हाई लेवल पे है, तो क्या इक्वली फीमेल ऑफिसर्स उस हाई लेवल पर हैं क्या? ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉर्पोरेट्स में और खास तौर से ऑफिसेज में इस तरह का सामना करना पड़ता है, और देखते हैं हम। तो मैं यहाँ पर अंजलि भावे जी हैं जो कॉर्पोरेट विमेन हैं, और कॉर्पोरेट विमेन होने के साथ साथ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस देखती हैं। तो इस कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में देखते हुए ये और इनकी अपनी एक जर्नी रही है थ्रू आउट, ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में रही हैं, पब्लिक रिलेशन से जुड़ी हुई हैं, जहां पब्लिक को ये डील करती हैं और साथ साथ कॉर्पोरेशन को डील करती हैं। यहाँ पर इनके अपने अनुभव आपके क्या कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के समान धरातल किस रूप में काम करते हैं, और आपके अपने अनुभव बचपन से लेकर के अभी तक क्या आपके रहे हैं? आप अंजलि जी, आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू विभा, और नमस्कार आप सभी को। सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, इतनी अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे जो आपने एक छोटी सी असेंबली की है। तो विभा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और मेरा पर्सनल अनुभव, मतलब एक्चुअली मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि ये जो हमने आपका आज का जो विषय है कि क्या हम स्त्री और पुरुष को समान धरातल पे देखते हैं, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो मेरा अनुभव रहा है, जैसे कि जब मैंने इंडियन ऑयल 1993 में ज्वाइन किया, तो मैंने एक इंडस्ट्रियल लोकेशन पे ज्वाइन किया, मथुरा रिफाइनरी। मथुरा एक बहुत ही छोटा सा शहर है। उस 2000 वर्कफोर्स में हम सिर्फ 3 लेडी ऑफिसर्स थे। तो अगर हम मथुरा जाते थे लस्सी भी पीने, तो दूसरे दिन जब हम ऑफिस पहुंचते थे तो लॉबी में सब लोग हमको ये कहते थे, अरे मैडम कल हमने आपको ब्रिज बिहारी दुकान पे लस्सी पीते हुए देखा। तो और मेरा जन्म और शिक्षण ये सब दिल्ली में हुआ। हम दिल्ली से उठ के मथुरा गए नौकरी करने। तो आई यूज टू फाइंड इट, मतलब मुझे बड़ा अटपटा लगता था कि एक मतलब हम अभी छोटी सी इवनिंग बिताने गए हैं ऑफिस आवर्स के बाद, एंड इट हैज बिकम, मतलब पूरे रिफाइनरी में चर्चा का विषय हो गया है कि आज अंजलि मैडम मथुरा में ब्रिज बिहारी दुकान पे लस्सी पी रही थी। पहली बार मुझे वैसे लगा कि बीइंग अ लेडी इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, आप स्टैंड आउट इसलिए करती हैं क्योंकि आपका
रेशियो लो है, यू आर लो इन नंबर्स, सो आप हमेशा विजिबल रहती हैं, आपके जो एक्शंस हैं वो हमेशा नोटिस होते हैं। हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है? जी जी मैम, आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है मैम, आप बोलिए। मेरा मतलब उस दिन वो एक आज से 25-27 साल पहले का ये एक रियलाइजेशन हुआ कि भाई आप अब एक बिजनेस वर्ल्ड में हैं और आप माइनॉरिटी में हैं, तो आपके ऊपर हमेशा नजरें गड़ी रहेंगी, पीपल विल बी ऑब्जर्विंग, बट क्योंकि आई केम फ्रॉम मिडिल क्लास। हेलो, आवाज नहीं आ रही। अंजलि जी आपकी आवाज, आप अंजलि मेरी जी की आवाज आ रही है? अंजलि का डिस्कनेक्ट हुआ है शायद। हाँ अब आ गई। आप बोलिए अंजलि मैम, अच्छा, आपकी आवाज आ रही है हम लोगों को। हाँ आ रही है, आ आपकी रही आवाज है आ ना? रही है। ओके, हाँ, वो डिस्कनेक्ट हुआ अच्छा था। ठीक है। तो एक जैसे कि एक मिडिल क्लास मेट्रोपॉलिटन टाउन में मेरा एजुकेशन एंड ये सब हुआ, तो एंड प्लस यहाँ पे एक्चुअली वन ऑफ द मेजर डिफरेंस व्हिच आई फाउंड फ्रॉम द पैनलिस्ट एंड मी इज आई बिलोंग टू महाराष्ट्र। बीइंग अ महाराष्ट्रियन, एक और रियलाइजेशन मुझे हुआ, मोस्ट ऑफ यू कम फ्रॉम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, यू नो, इवन इन माय कॉलेज डेज जब हम पढ़ाई करते थे, मेरे सारे, क्योंकि मेरा दिल्ली में हुआ सारा शिक्षण, तो ड्यूरिंग कॉलेज टाइम मैंने देखा कि मेरे ग्रुप में एवरीबडी वाज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। तो कभी पढ़ाई करने के लिए या फिर एग्जाम्स हो गए तो चलो किसी के घर बैठ के थोड़ा रिफ्रेश होते हैं, रिजुविनेट करते हैं, तो इट वाज ओनली आई हु यूज्ड टू गेट अ परमिशन टू स्टे आउट एट माय फ्रेंड्स प्लेस। None of my other friends ever got the permission to stay out at anybody's house. तो मैंने अपनी मदर से पूछा कि ऐसे क्यों, आप तो मुझे बहुत जल्दी परमिशन दे देती है मेरे फ्रेंड्स के यहाँ जाके रह के वो करने की, लेकिन मेरे बाकी के फ्रेंड्स को तो मिलती नहीं परमिशन। तो शी सेड बिकॉज आई ट्रस्ट यू, आई नो दैट नथिंग विल गो रॉन्ग। आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग लर्निंग विच आई हैव, जो मैं अपने साथ अभी भी लाती हूँ। और इसलिए शायद मुझे ये जो विषय है मन स्त्री और पुरुष की समानता, ये मेरे मतलब एक्सपीरियंस में, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में और लाइफ एक्सपीरियंस में इतना वो हैंडल करना मुश्किल रहा नहीं, नीदर पर्सनल लाइफ में नॉर प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज ट्रस्ट इज वन फैक्टर जो आप प्रोफेशनली भी अगर आप अपने उस पे रखें, कलीग्स के साथ रखें और उस बिहेवियर के साथ अगर आप अपने आप को प्रोजेक्ट करें, तो मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि यू आर ट्रीटेड वेरी फेयरली। आई एम अ मदर ऑफ 2 daughters। अब वो वाली जनरेशन जो हमारी मदर्स की थी और अब जो हमारी, ऑल ऑफ अस बिलोंग टू सेम जनरेशन, और जो अब है, तो एक्चुअली लेकिन अगर हम देखें कि जैसे अस्थाना मैडम बोल रही थी कि एक अपना एटीट्यूड, हम कैसे अपने आप को, व्हाट आर आवर चॉइसेस और हम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन चॉइसेस को फुलफिल कर रहे हैं, तो ये फिर फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू यू एज अ ह्यूमन बीइंग। सो वेदर यू आर अ वुमन और अ मैन, इट मेक्स नो डिफरेंस। सो व्हेन आई टेल माय डॉटर्स, मेरे डॉटर्स को भी मैं यही कहती हूँ, अभी तो डॉटर्स मतलब आजकल की जनरेशन, और अब जब मैं अपनी एज अ मदर, मैं अपने मदर के साथ अपने इंस्ट्रक्शंस को कंपेयर करती हूँ, तो आज भी मेरी डॉटर्स को मेरा यही इंस्ट्रक्शन होता है कि भैया टाइम से आ जाना घर पे। अब टाइम से आ जाना घर पे जब मैं अपनी 25 साल की लड़की को बोलती हूँ, तो वो कहती है कि मम्मा आपको क्या लगता है कि आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। नाउ ये शायद मैंने अपनी माँ को नहीं बोला था, तो आई हैव टू ट्रस्ट हर दैट शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, एंड बिकॉज आई ट्रस्ट हर, आई थिंक अब दिस इज हाउ आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। और जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में विभा ने बोला, अभी भी हम माइनॉरिटी नहीं है, अभी भी हमारे एक्शंस, विभा भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी अच्छा अनुभव और काफी उन्होंने अपना नाम कमाया है। शी बिलोंग्स टू माय ऑर्गेनाइजेशन ओनली, सो शी आल्सो मस्ट हैव सेंस दैट कि हम जो काम करते हैं वी आर स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर आपने सही किया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जस्ट अगर आप और आपके पीयर्स हु आर मेल कलीग्स, उसमें से अगर आपने गलती की तो डेफिनेटली इट विल गेट हाईलाइटेड, एंड वन ऑफ द इश्यूज इज कि चलो शी इज अ वुमेन मेंबर,
which I think needs to change. विभा ने भी काफी अपने करियर में इसके ऊपर काम किया, और हमारी जैसी स्त्रियां जो एक पर्टिकुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में ला चुकी हैं, हम भी अपने जो मेंटीज हैं, स्पेशली जो विमेन मेंटीज हैं, उनको भी यही बोलते हैं कि नेवर गिव यू बीइंग अ लेडी एज अ रीजन फॉर गेटिंग अ बेनिफिट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द ऑर्गेनाइजेशन क्लेम्स कि हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जब आपको ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स और बाकी सब लेवल पे एक ही तरह धरातल पे रखता है, तो एज अ प्रोफेशनल यू शुड एक्ट फर्स्ट एज अ प्रोफेशनल एंड देन ब्रिंग योर जेंडर ऑन टू द टेबल व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट. आई थिंक यही हमने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में सीखा है. दैट इज व्हाई वी हैव रीच्ड टू अ सर्टेन लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और यही हम अपने मेंटीज को लेते हैं. If you stick to these basic rules and you have the conviction कि जिससे आप काम कर रहे हैं, तो ये जो आपका सवाल है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में बीइंग अ प्रोफेशनल, क्या आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं टू प्रूव योरसेल्फ जस्ट बिकॉज you belong to a fairer sex? तो मुझे ऐसे लगता है कि यस, शुरू में जरूर लेने पड़ते हैं, but at the end of the day it depends upon the choices and your conviction in by which you perform. So विभा, यही मैं अभी तो यही विचार आ रहे हैं मेरे मन में जो मैंने आपके साथ शेयर किए. थैंक यू अंजलि कि आपने ये कहा, और मुझे इस बात को यहाँ पे फिर से कहने में बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ योर्स, कि मैं भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ही एक ऑफिसर रही हूँ, और ये कॉर्पोरेट को मैंने देखा है और अच्छे से देखा है. और वहाँ एक बात होती है कि जो आपने बहुत शुरू में कहा, जो एक बहुत कॉमन सा बहुत प्रचलित फिल्मी गीत है कि वो पीते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, कोई उन्हें कुछ भी नहीं कहता, और मुझे हिचकी जो आई तो हंगामा हो गया. तो ये हंगामा खेज स्थितियां जो हैं, ये हमारी और आपकी दी हुई नहीं है. हम तो अपना काम करते हैं, और जैसे आपने कहा कि हम एक इवनिंग बिताने जा रहे हैं ना, लेकिन हम इवनिंग, हमारी इवनिंग पे सबकी नजरें हैं. वो नजरें क्यों? वो वही हमारा एक धरातल ऐसा होता है जो हमें एक अलग से प्लेटो पे लेकर के चला जाता है, और जहां हमें कर कि नहीं, तुम औरत हो, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, तुम्हें वैसे रहना चाहिए. और ये जो कॉम्प्लिकेशन है, जेंडर का कॉम्प्लिकेशन, यही जेंडर का कॉम्प्लिकेशन रिश्तों में भी आता है, जो ललिता जी ने कहा, यही जेंडर का कॉम्प्लिकेशन जो है वो बाकी जगहों पर भी आता है, प्रोफेशन में भी आता है, जैसे आपने भी कहा, इरा ने भी कहा. मैं इस धरातल, समान धरातल की बात को और आगे लेकर के चलते हुए सुदर्शना जी के पास आना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा दीर्घ अनुभव है इनके पास, और ये इन्होंने जहाँ जिन जिन सेक्टर्स में काम किया है, हम यही पर कह सकते हैं, चाहे वो पत्रकारों की दुनिया हो, लेखकों की दुनिया हो, कॉर्पोरेट की दुनिया हो, या कोई भी दुनिया हो, हर जगह ये दुनिया जो है वो अभी भी फर्स्ट जेंडर ओरिएंटेड दुनिया है, और वहां हमें अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए हमें आपको संघर्ष और निरंतर संघर्ष करना पड़ता है. और यहाँ सुदर्शना जी फिर शायद कहीं ये इनके कनेक्टिविटी में कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको यहाँ अभी मैं प्रोफेसर डॉक्टर कमला शंकर के पास इसी सवाल को लेकर के जाना चाहती हूँ कि आज की दुनिया तो और भी बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि वोकल में तो फिर भी हम दसियों नाम ले लेते हैं गायिकाओं का, चाहे वो गिरजा देवी हो, चाहे वो बेगम अख्तर हो, गजल के क्षेत्र में अलग अलग है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल के फील्ड में आम तौर पर माना जाता है, चाहे वो तबला वादक हो, हारमोनियम वादक हो, गिटार वादक हो, सितार वादक हो, तो सारे में उसमें महिलाओं, पुरुषों के नाम ही लिए जाते हैं, और माना जाता है कि ये पुरुषों का क्षेत्र है. ठीक है, आप गा लेंगे. ऐसे में आप गिटार वादक हैं और वो आपने अपना प्रोफेशन लिया है, तो आप अपने बारे में बताएं कि इस धरातल पे आकर के आपने कैसे अपनी राह बनाई है, और कैसे आप यहाँ तक पहुंची हैं कि जहां आप एक बहुत ही सम्माननीय नाम है बनारस में और पूरे देश भर में, और विदुषी का खिताब पाना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी प्रतिष्ठा का सबब है, सवाल है, और वो आपने पाया है. डॉक्टर कमला शंकर. सर्वप्रथम आप सभी लोगों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां.
आज हम सबके लिए स्पेशल डे है। वैसे देखा जाए तो स्त्रियों का तो हर दिन ही स्पेशल डे है देखा जाए तो हम लोगों ने इसको एक दिन मान के रखा है, पर फिर भी ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग के लिए आज एक स्पेशल डे और हम सब इकट्ठा हुए हैं आप लोगों से बात करने के लिए। तो जैसे कि विभा जी ने बताया मुझे कि कैसा चैलेंजिंग था गिटार लेके चलना, तो मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे पहले शुरुआत जो होती है घर से होती है। जैसे ललिता जी ने बताया, घर में भी आपके हमारे यहाँ 2 बहनें हैं, मतलब मैं और मेरी छोटी बहन रूपा। तो आपको मैं शुरू से बताती हूँ, तो आज मैं 50 से ऊपर की हूँ, पर उस समय में भी मेरे पिताजी जो कि पेशे से चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, और 2 बेटियों के बाद भी यहाँ के जितने स्थानीय लोगों ने हमेशा पूछा कि डॉक्टर साहब एक बेटा होना चाहिए। तो पिताजी ने बोला मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये दो बेटियां ही मेरे बेटों से बढ़कर हैं। और पिताजी माताजी ने हमेशा हम लोगों को भरपूर उसी प्यार से और उसी एक मुक्त वातावरण में हम लोग का पालन पोषण किया। तो इसके लिए सबसे पहले माता पिता के प्रति हम दोनों ही आभारी हैं कि हमें इतना अच्छा वातावरण मिला बनारस जैसे शहर में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादिता रहती थी पहले भी। हमेशा यदा कदा हम लोग बड़े भी हो गए तब भी लोग बोलते थे कि बेटा तुम लोग को लगता नहीं कि तुम लोग का एक भाई होना चाहिए। तो जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के अंदर कभी कभी ऐसा होता था, तो हम लोग माँ से बोलते थे माँ हम लोग का भाई नहीं हो सकता है क्या, मतलब दैट वाज वेरी नेचुरली इट केम टू आवर माइंड। पर मम्मी बोली नहीं बेटा भाई क्या है, आप किसी को भी भाई मान सकते हो, उनको रक्षाबंधन मतलब आप राखी बांध सकते हो, क्योंकि ऐसे उत्सव होते थे। फिर हम लोग ने एक जन को भाई माना, धर्म भाई, आज आज तक उनका प्रेम हमें मिल रहा है। तो बात वो एक अलग चीज है, लेकिन कभी भी घर में ये सब ऐसी कोई विभिन्नता हमें कभी दिखाई नहीं दी। यहाँ तक कि मेरे दादा दादी भी साथ रहते थे, नाना नानी भी, और ऐसी विभिन्नता हमारे घर पे नहीं थी, पर बाहर की तरफ जरूर था। एक तो मेरे पिताजी डॉक्टर थे, तो उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, पर मेरा झुकाव जो है हमेशा संगीत की तरफ था। और वैसे भी दक्षिण भारत परिवार की मैं हूँ, और यहाँ पे संगीत रहता ही है, हर जगह हर घर पे संगीत से बड़ा प्रेम होता है। तो माता पिता ने भी कभी इसमें रोड़े नहीं अटकाए, बोले ठीक है अगर तुमको यही पसंद है तो तुम इसी में तुम अपना ढूंढो। और मुझे गिटार बहुत अच्छा लगता था। और कलकत्ता के बाद बनारस की एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हवाईयन गिटार पर शास्त्रीय संगीत बजाया जाता था। तो मैंने पहले गाना सीखा, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मेरे को गिटार बजाना चाहिए। मुझे उससे एक बहुत ही ज्यादा एक अनुराग उत्पन्न हुआ कि क्यों ना इस इंस्ट्रूमेंट को उठाया जाए और इसमें अपनी गायकी की जो विधाएं जो मैंने सीखी हैं इसको निकाला जाए। तो मेरी यात्रा चलती रही। पर उस दौरान यहाँ के जो खास सांगीतिक मठ के लोग जो हैं वो हमेशा इसके लिए मुझे मॉरली डाउन करते थे कि तुम तो एक डॉक्टर की लड़की हो, तुम्हें क्या जरूरत है म्यूजिक लेके चलने की, ये सब लंबा नहीं चलेगा, शादी वादी हो जाएगी, तुम्हारा गिटार वाटार सब एक कोने में चला जाएगा। नो, हमेशा आते जाते, क्योंकि पिताजी के पास पेशेंट्स के रूप में आते थे और उनको पता था कि मैं म्यूजिक लेके चल रही हूँ, शुरू से कॉम्पिटिशन और सभाओं में बजाना, तो धीरे धीरे चल रही थी मेरी यात्रा। तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था और बोलते थे, कई तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करते थे। पर मैं एक कान से सुनती थी, एक कान से निकालती थी और अपना बजाना चालू रहता था मेरा। ऐसा चलता रहा और सबकी मतलब ईश्वर की कृपा से और सबके प्यार से मैंने एक मुकाम जब हासिल किया, तो वही लोग आके बोले बेटा हमने तो सोचा था कि तुमने ऐसे ही गिटार उठाया है, लेकिन तुमने तो अपनी एक जगह बनाई है, हम लोगों को बहुत प्राउड फील होता है। तो मुझे लगता है कि घर से इसकी शुरुआत होती है। घर वाले अगर आपके साथ खड़े रहे तो आपको, मुझे लगता है जंग लड़ने से कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपके साथ सपोर्टर्स हैं। तो माता पिता का सपोर्ट मिला, मेरी बहन का बराबर सपोर्ट मिला, तो कहीं भी जाती रही मुझे बराबर सपोर्ट मिला। पर रही बाहर की दुनिया, तो यदा कदा आज भी मुझे फेस करना पड़ता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि विदुषी टाइटल जो है आकाशवाणी से मुझे मिला हुआ, जो भी टॉप ग्रेड के आर्टिस्ट होती है, लेडीज होती है, उनको विदुषी टाइटल से नवाजा जाता है। लेकिन वही अगर पुरुष होते हैं तो उनको पंडित या उस्ताद ऐसे टाइटल उनको मिलते हैं। तो अभी मैंने देखा कि बनारस में एक या दो, मतलब मैं हूँ, डॉक्टर कृष्णा चक्रवर्ती जी विदुषी हैं, और पंडित टाइटल भी बहुत गिने चुने किसी तबला आर्टिस्ट को ही मिले, पर हर पुरुष वर्ग के आगे पंडित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और मेरे नाम के आगे तो विदुषी लगाना भूल ही जाते हैं कि इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ कि हमें ईगो होना
है। पर मुझे लगता है कि अगर सम्मान आपको मिला गया है तो आप मेरा नाम क्यों छोड़ देते हैं? बाकी सबको जिनको मिला नहीं उनके आगे भी पंडित लगाने से वो भूलते नहीं है और उनका नाम आगे रखते हैं। तो ये सब छोटी सी बात है, लेकिन बहुत जगह मैं इसको देखती हूँ। और कहीं भी जैसे कुछ बजाना गाना तो लोग उसको आपको उतना नहीं करते हैं कि अच्छा कमला शंकर जी, हाँ नाम तो सुना है, लेकिन जब बजा लेते स्टेज में जब देखते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि हाँ ये गुणी कलाकार हैं। ऐसे तो बहुत जगह से देखते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी यात्रा चलती रहती है। ऐसे तबले की दुनिया में भी 2-3 लोग बहुत अच्छी मतलब महिला कलाकार हैं, डॉक्टर अनुराधा पाल जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, तलवलकर जी, सबकी अपनी यात्रा है। पर जब जनरली जब बजाने की बात आती है तो हम लोग पुरुष तबला वादक को ही चुनाव करते हैं, पर महिला तबला वादक भी उसी तरह बजाती है। तो सबसे पहले प्रयास हमें ये करना चाहिए कि हम महिलाओं को भी लेकर चले इस विधा में भी, किसी दूसरी विधा में भी, क्योंकि वो भी किसी से कम नहीं है। और दूसरी बात आती है कि अभी एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगी। अभी हाल ही में मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है पिछले साल जून में। तो हम लोग 2 लड़कियां थी। पिताजी ने पहले बोला था, बेटा जब भी मेरे साथ ऐसा होगा तुम मेरी मुखाग्नि दोगी। तो मुझे पता था ऐसा प्रॉमिस मुझे करना है, पर यहाँ के जितने पंडित वर्ग घर में आए जो उन्होंने एकदम खास उसमें रोड़ा हटा दिया। एक तो मैं दक्षिण भारतीय कि नहीं बेटा ये तो बेटा नहीं है इनका, इसलिए कोई और ऑन बिहाफ ऑफ मतलब किसी को पुत्र रूप में मान के उनके द्वारा मुखाग्नि दिया जाएगा। तो मैंने इसका विरोध किया, मैंने कहा मैं ही दूंगी। बोले नहीं इससे पाप चढ़ेगा। मैंने कहा मुझे पाप चढ़े कुछ भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पिताजी की आत्मा खुश होगी। तो मैंने उसको किया, वापस जाके सब घाट में जाके पूरा जो संस्कार था सब कुछ किया। आजकल तो सब लोग कर रहे हैं, पर उसमें भी कानाफूसी करने में किसी की कमी नहीं थी। हमारे परिवार के जो हमारे कजिन्स थे उन लोगों ने बोला कि बहुत गलत काम किया है इसने, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं तो मामा जी की आत्मा को शांति नहीं पहुंचेगी क्योंकि इनकी बेटी है। मैंने कहा मेरे पिताजी इतने खुश हो रहे होंगे कि कम से कम कि उनको उनकी बेटी द्वारा मुखाग्नि दिया गया। तो ये एक बात थी, ऐसे चुनौती भरा समय था। तो मुझे लगता है कि हमें स्वयं आगे आकर के बहुत पहलुओं से हमें जूझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि विभा जी ने पहले बताया कि हमारे जो आध्यात्मिक जगत में प्रकृति में पुरुष और स्त्रियों में कोई भेद नहीं है, खाली हमारा शरीर वैसा है, आत्मा तो सबकी एक ही है। और यहाँ तक कि आध्यात्मिक जगत में भी स्त्री और पुरुष ये बात ही नहीं आती है। संतत्व की उपलब्धि तो कभी भी हो सकती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो आत्मा के रूप में सब एक ही हैं, पर हम लोग को ये समानता लानी है, घर से भी लानी है, बाहर से भी लानी है। उत्तर भारत में आज भी मैं देखती हूँ कि अभी मैंने हाल ही में केस सुना कि लड़की की शादी हो गई और हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दोनों लोग इंजीनियर हैं, और बिटिया को जो है बच्चा होने वाला था, 9 मंथ्स में वो बच्चा मर गया। तो डॉक्टर्स ने कहा ऐसा हो गया, कुछ कमी होगी तो मुझे हस्बैंड को भी चेक करना पड़ेगा हस्बैंड को। तो उनकी तरफ से मदर इन लॉ ने मना कर दिया कि मेरे बेटे में कोई कमी हो ही नहीं सकती है, और उनको बोल दिया कि तुम मुझसे अलग हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता हूँ। तो ये सब एक बहुत खराब सी चीजें जो होती रहती हैं, कि समानता का बहुत ही प्रश्न उठा है कि आखिर क्यों जी आ गया। हम आसपास बराबर देखते रहते हैं। हाँ जी। तो इसीलिए मेरी जो यात्रा थी, अपने आप को संभालते हुए और चलते हुए, माता पिता के सहयोग से, लोगों के सहयोग से आज मैंने जो भी मुकाम जो भी हासिल किया है, तो मैं उसका श्रेय अपने परिवार को ही देती हूँ। कि आपके समाज में चाहे कुछ कितनी भी अड़चने आए, कोई आपको कुछ भी बोले, अगर परिवार आपके साथ खड़ा है तो आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। थैंक यू डॉक्टर कमला शंकर। मैं इस बीच कहना चाह रही हूँ विभा दी, एक चीज बस कि ललिता मैम अपना अगर आप माइक म्यूट कर लीजिए, शायद वजह से बहुत शोर आ रहा है, तो वो माइक अगर सिर्फ म्यूट कर लें तो। ओहो, वीडियो ऑफ हो गया, माइक म्यूट करने के चक्कर में वीडियो ही ऑफ हो गया। हाँ जी। और सुदर्शना जी का लगातार वो डिस्टरबेंस वो आ रहा है, वो कनेक्ट हो रही हैं और फिर बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही हैं। मैं इस चीज को और आगे बढ़ाते हुए मैं इसे अब डॉक्टर विभावरी के पास लेकर के जाना चाहूंगी। और डॉक्टर विभावरी हमें बताएं कि ये इनका भी एक प्रोफेशन में है, एक टीचिंग प्रोफेशन में है,
और टीचिंग प्रोफेशन में भी वहाँ जो जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर कमला शंकर ने कि वहाँ पंडित की जो स्थिति है वही वहां पर जो है कि प्रोफेसर साहब मास्टर जी और सबकी वो स्थिति होती है। मास्टरनियों की स्थितियों में जो है क्या हो तो बेचारी मास्टरनी है, वो तो बेचारी लेडी प्रोफेसर है, वो तो बेचारी अरे लेडी है, अरे उनको तो ये करना होता है उनको। तो वो जहाँ जो वो समानता और असमानता की बात होती है, और मैं अब फिर से सॉरी विभावरी सुदर्शना जी आई हैं तो मैं आपको यहाँ से हटा करके मैं सुदर्शना जी की आ रही हैं डिस्कनेक्ट हो जा रही हैं, और फिर तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस बात को लेकर के पहले सुदर्शना जी के पास जाऊं और आपसे आपसे मंच में लेकर के अभी इधर आ रही हूँ और सुदर्शना जी से कहना चाहूंगी कि जो स्त्री पुरुष समानता की बात, क्योंकि इन्होंने जर्नलिज्म का वो जिसको हम कहते हैं कि गोल्डन पीरियड देखा है और फिर से वही कि पुरुषों के माहौल में ही इन्होंने काम किया और अपना एक मकाम बनाया है, और अपनी यहाँ जितनी है सब अपने अपने हिसाब से दबंग महिलाएं हैं, और इन्होंने अपनी अपनी स्वीट दबंगई से इन्होंने सभी चीजों को हासिल भी किया है और सभी चीजों को पराजित भी किया है। तो मैं यहाँ पर सुदर्शना जी से मुखातिब होना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में स्त्री पुरुष के धरातल किस रूप में है और कैसे हैं, और आज के भी समय में आप उन्हें किस पर्सपेक्टिव में देखती हैं? सुदर्शना जी। नमस्कार। हमारी आवाज सुनाई दे रही है सुदर्शना जी? जी जी आ रही है। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 मुझे आप लोगों की सुनाई दे रही है। आइए अब आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सबका सुना है मैंने, क्योंकि चेहरे गायब हो जाते हैं, कभी आवाज गायब हो जाती है, तो जितनी अगर नहीं आए तो बता दीजिएगा, मैं दोबारा बोल दूंगी। हेलो आ रही है? जो जिस बात से ललिता ने शुरू किया था उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर आपको इस दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो भले ही आप आधी आबादी हो, आप तो जब तक आप वो दबंग नहीं है, आपके अंदर आत्मबल नहीं है, आपको की फील की 25 साल पहले की वो बात बता रही थी कि कहीं पर भी अगर वो एक लस्सी पी लें मथुरा शहर में तो लोगों को पता चल जाता था कि भाई आज आपने कल उस दुकान पे खड़ी थी और लस्सी पी रही थी। तो मैंने जब काम करना शुरू किया था तो मैं 21 साल की, और मैंने 1967 में काम करना शुरू किया था, 1967 में। तो आप ये समझिए कि उस समय मैं रहती थी चंदौसी में और मेरी मेरठ में थी। लग रहा है फिर से सुदर्शना जी की आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। फिर से डिस्कनेक्ट हुआ है मुझे लगता है। हाँ कहीं कहीं कुछ हेलो सुदर्शना जी, हेलो। उनका सेम। हाँ अब आप आवाज सुनाई दे रही है? वो किसी और फोन से आ रही है, अगर हो जाते हैं तो अच्छा है किसी। हाँ वो शक्ल तो मुझे भी नहीं दिख रही किसी की, जितनी आवाज सुनाई दे आप आवाज सुन लीजिए और शक्ल इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आएगा, टुकड़ा गैंग हो गया है, हम लोग टूट टूट के दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे को। तो मैं बता रही थी आपको कि उस 1967 में न सिर्फ मैं पहले हॉस्टल में अकेली रहती थी आगरा में, बल्कि मैं मेरठ जैसे शहर में भी अकेली रहती थी। मेरे घर वाले आते रहते थे, मेरे साथ कोई नहीं रहता था। तो 21 साल की लड़की पे मेरे माँ बाप ने भरोसा किया था, और कि वो एक लड़कों के कॉलेज में जाके नौकरी कर रही थी, जहाँ के ज्यादातर लड़के, मैं इंग्लिश की लेक्चरर, तो यहाँ के ज्यादातर लड़के थे जो कि मुझसे उम्र में बड़े थे, और उस कॉलेज में मैं धड़ल्ले से पढ़ाती थी।
मुझे कभी उस क्लास से डर नहीं लगा, मुझे लड़कों से डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने डरना सीखा ही नहीं था। मैं अपने को किसी से दोयम दर्जे का नागरिक मानती ही नहीं थी, और ये इसलिए था क्योंकि मेरे माता पिता को मुझ में विश्वास था। अभी थोड़े दिन पहले आपसे देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था, एक लड़की ने अपने पति के उकसाने पे सुसाइड कर लिया। सुदर्शना जी की आवाज में फिर से सुदर्शना मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, हाँ सुदर्शना मैम, अगर मुझे आप सुन पा रही है तो अपना वीडियो अगर आप ऑफ कर देंगी, क्योंकि वीडियो वैसे ही डिस्टर्ब्ड है, तो आपकी आवाज हमें सुनाई देगी। आप वीडियो सिर्फ अगर ऑफ कर सके तो तब वॉइस आएगी, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही हो तो। हाँ जी हाँ, सुदर्शना जी की कनेक्टिविटी में लगातार वो दिक्कत आ रही है और हम इनको सुनने से वंचित रह जा रहे हैं। हेलो सुदर्शना जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज हाँ सुदर्शना जी, अगर हमारी आवाज आ रही है तो एक जी जी, एक काम ये भी कर सकती हैं सुदर्शना जी कि आप अपना वीडियो ऑफ कर दें। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो लड़का हो या लड़की। सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सुन पा रहे हैं। हेलो हाँ, यस यू आर ऑडिबल। आप सुनाई दे रहे हैं, आपकी आवाज आप सुनाई दे रही हैं। और जो थोड़ी बहुत दिक्कत है, अगर आप वीडियो ऑफ भी कर लेंगी तो आपका ऑडियो हमें सुनाई देता रहेगा, तो वो भी कर सकती हैं। और हाँ, वैसे सुनाई दे रही है आपकी आवाज। जी 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 जी, सुन पा रहे हैं जी सुदर्शना जी। आप हमें देख पा रही हैं? तो ये थंब इम्प्रेशन में ये दे रही हूँ कि आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। हाँ, तो ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि दोनों को ये बताया जाए कि वो सबसे पहले अपने लिए महत्वपूर्ण है, अपने आप में महत्वपूर्ण है, वो किसी के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण नहीं है। अब हर आदमी की जिंदगी उसके खुद के लिए महत्वपूर्ण है। उसकी खुद की जिम्मेदारी भरेंगे तो लड़का हो या लड़की, वो टूटेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं, वो व्यर्थ के समझौते नहीं करेगा। समझौता करना कोई बुरी बात नहीं है। स्त्री और पुरुष को मैं एक दूसरे का दुश्मन नहीं मानती। मैं दरअसल औरतों के लिए जितना कुछ पुरुषों ने किया है उतना तो औरतों ने नहीं किया है। औरतों की सारी मुसीबतें औरतों के कारण हैं। पुरुष एक औरत से होता है क्योंकि जन्म, और उस पुरुष को सुदर्शना जी की आवाज फिर इनकी कनेक्टिविटी में लगातार प्रॉब्लम आ रही है। और सुदर्शना जी फिर से वो इस कनेक्टिविटी के रेंज से बाहर गई हैं। हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम इन्हीं की बात को, सुदर्शना जी ने जो कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों, कोई पुरुष स्त्री का शत्रु नहीं है। हम ये मानते हैं कि, और ये कि स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के शत्रु नहीं है, लेकिन ये जो पेट्रियार्किज्म जो आया है और उसमें जो बातें, जो अपब्रिंगिंग होती जा रही है और वो उसमें हमारे जो थॉट्स एक दूसरे से क्लैश करते हैं,
वहां ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है, वैचारिक स्तर पर भी आ जाता है, और फिर उसके साथ साथ वो एक्टिविटी के स्तर पर भी जो हम उसी जो हम सोचते हैं फिर उसी को तो हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने लगते हैं। तो ऐसे माहौल में डॉक्टर विभावरी पढ़ाने का काम करती हैं, लेक्चरर हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और एक मैं खुद शिक्षक की संतान हूँ, बल्कि मेरे यहाँ तो हम तो कहते हैं कि टीचर खानदान की है। मेरे यहाँ 10 लोग हैं जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े रहे, मेरे नाना जी से लेकर मेरे माता पिताजी, भाई भाभी, दीदी, सब कोई, तो बहनों, सब कोई। तो यहाँ पर आप इस टीचिंग प्रोफेशन में हैं, आपकी नजर में स्त्री पुरुष के समान धरातल क्या है और कैसे आपने उसको अचीव किया है, या कहाँ पर आपको उसमें बाधा आई, या कहाँ आपको लगा कि नहीं ये बहुत ही सहज है? डॉक्टर विभावरी। सॉरी, माइक ऑफ रह गया था। बहुत धन्यवाद अभितो को रूम थिएटर का और विभा रानी मैम का। आप सभी का अभिवादन। जैसे कि अभी बातचीत हो रही थी, सबने आप सभी जो विदुषी महिलाएं हैं अपने अपने क्षेत्र से में बेहतर कर रही हैं और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ यहाँ पे हैं। मुझे लगता है कि स्त्री और पुरुष के बीच जो समान धरातल का जो सवाल है वो इस व्यवस्था से अलग नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं और हम जिस समाज का हिस्सा हैं, हम महिलाएं हैं, लेकिन हमारा स्त्री प्रश्न जो है या हमारे अधिकारों का जो प्रश्न है वो इस व्यवस्था से अलग नहीं है। शायद इसी वजह से हम में से बहुत सारे लोग, हम अपने जो अनुभव साझा कर रहे थे, हम में से बहुत सारे लोग प्रिविलेज्ड हैं, ऐसी फैमिलीज से हैं, ऐसे परिवारों से हैं जहाँ पर हमारे अधिकारों को महत्व दिया गया, हमें पढ़ाया लिखाया गया, या तमाम ऐसी बातें। बावजूद इसके जब हम घर से बाहर निकलते हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें उसी असमानता का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जैसे कि अभी इरा जी कह भी रही थी कि हमें जंगल के एक पौधे को उठाकर उसे गमले में लगा दिया जाए अगर, और उसके बाद उसका जो नियंता है उसके हाथ में तमाम चीजें हो कि वो कितनी धूप देगा हमें, कितना पानी देगा, कितनी हवा हमें मिलेगी, तो वो जो नियंता है वो नियंता भी समाज से अलग नहीं है, क्योंकि उसकी जो सोच है वो हमारी व्यवस्था की से दी गई है या उसी से नियंत्रित है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल कभी मतलब उस तरीके से अलग नहीं हो सकता। और बेशक हमने स्त्री के अधिकारों के लिहाज से हम काफ़ी चीज़ें हमने अचीव की हैं। 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहे हैं हम, वो तमाम उन्हीं अधिकारों की लड़ाइयों के बारे में है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी हमें बहुत आगे जाना है, बहुत सारी चीज़ें अभी हमें अचीव करनी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे निम्न मध्य वर्गीय परिवार से रही जहाँ पर मेरे माता पिता के लिए लड़कियों की पढ़ाई इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने पढ़ाया मुझे और मुझे बाहर भेजा। उस शहर गोरखपुर से हूँ मैं, तो वहाँ से मैं इलाहाबाद आई पढ़ने के लिए और उसके बाद से फिर JNU आई। तो ये एक लंबा सफ़र रहा और जहाँ पर मुझे मतलब वो सारे राइट्स दिए गए जो कि एक व्यवस्था में लड़कों को मिलने चाहिए। भले ही मैं इस बात को मानती हूँ कि वो इक्वल नहीं थे, उस तरीके से इक्वल नहीं थे जिस तरीके से एक लड़की के लिए होने चाहिए, एक लड़की के लिए होते, लेकिन बावजूद उसके मैं मानती हूँ कि हाँ मैं प्रिविलेज्ड रही। लेकिन एक टाइम पे आके जब शादी की बात आई, मुझे प्रेम हो गया और वो इंटरकास्ट मैरिज का मसला था, तो वहाँ पर तमाम दिक्कतें शुरू हुई। अभी जहाँ मैं काम कर रही हूँ तो मैं 14-15 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। अभी विभा मैम बोल रही थी कि एसोसिएट प्रोफेसर हूँ नहीं, मैं रिसर्च एंड फैकल्टी एसोसिएट पोस्ट पर पढ़ा रही हूँ। और चूंकि ये व्यवस्था जो है न सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी उनकी कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है उस तरीके से, तो जाहिर है हम भी उसी दर्जे पर हैं। हमें वो तमाम चीजें जो हमारे भीतर हैं उसको यूटिलाइजेशन उसका नहीं हो पा रहा है। तो ये तो एक व्यवस्थागत बात है। और मुझे लगता है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि
जब एक लड़की और एक ऐसी लड़की जो कि स्वतंत्र चेता है, अपना उसका एक सोच है अपनी, वो अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती है, तो लोगों को लगता है कि जैसे बहुत अंजलि जी बोल रही थी जैसे कि जब वो लस्सी पी रही हैं एक शॉप पे खड़े होके तो वो न्यूज बन जा रही है। मेरे साथ भी, मैं इलाहाबाद में थी, मुझे प्रेम हो गया था, हम लोग चाय की टपरी पे जाके चाय पिया करते थे और वापस जब हॉस्टल आती थी तो लोग कहते थे अरे तुम्हें तो वो यूनिवर्सिटी रोड पे हमने चाय पीते हुए देखा। तो ये बहुत, मुझे लगता है कि अभी कल मेरी एक दोस्त का फोन आया, उसने मुझे पूछा, मुझे मतलब बचपन की वो दोस्त है, तकरीबन 25 साल बाद हम लोग बात कर रहे थे, और उसने पूछा कैसी हो और क्या है और बच्चे कितने हैं। मैंने कहा बच्चे तो नहीं है यार। तो उसने कहा कि अच्छा बच्चे नहीं हैं, तो मैंने कहा मेरे स्टूडेंट्स मेरे बच्चे हैं। मैंने बच्चे नहीं किए यार। तो वो बहुत आश्चर्यचकित थी इस बात से कि बच्चे क्यों नहीं किए। तो मुझे लगता है कि आज भी हमारा समाज उन्हीं बेसिक जो बातें हैं इनइक्वालिटी की या गैर बराबरी की, उसमें उलझा हुआ है। वो ये समझ ही नहीं पाता कि अगर मैं बोलती हूँ नहीं मेरे बच्चे नहीं है, तो दो तरीके का वो आता है लोगों का, कि एक तो ओ बच्चे नहीं है ना, कि मैंने एक संवेदना परक उससे, और दूसरा जो है कि बच्चे नहीं है तो माने कि क्यों नहीं है बच्चे। तीसरा जो एक वो होना चाहिए, जो नजरिया या जो एक सोच होनी चाहिए कि हो सकता है कि मैंने ये चुना हो ना कि बच्चा पैदा ना करना, तो ये तीसरा नजरिया नहीं देता है हमारा समाज, चूंकि हमारी अपब्रिंगिंग में ही है ये, तो हम बहुत सहज नहीं है इन सवालों के साथ। तो मेरा यही कहना है, मैं जो मैंने तमाम, जब आप अपने जीवन की जो जर्नी है, जो आपका उस जर्नी में आप भले ही आप एक अच्छे परिवार से, अच्छे सो कॉल माने कि ऐसा परिवार जो जिसने आपको आपकी जिंदगी के हक जो होने चाहिए वो दिए हों, उससे आते हों, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो चूंकि ये सोसाइटी गैर बराबर है महिलाओं के लिए, हमें मानना पड़ेगा, तो आप हर रोज हर दिन हर क्षण आप जो है ऐसे ही लोगों से दो चार होते हैं जिनके दिमाग में जो है वो इस तरीके का आइडिया है कि नहीं ये औरत है, अकेली रह रही है, मैं अलग माने कि मैं और प्रियंवद, मेरे हस्बैंड जो है, हम दोनों 2 शहरों में रह रहे हैं, तो अकेली रहने वाली महिला भी, अब उसकी हर एक्टिविटी पे लोगों का ध्यान होता है, अच्छा कहाँ जा रही है, किसके साथ आ रही है, स्टूडेंट्स घर पे क्यों आ रहे हैं, ये इतनी ओपन क्यों है, इससे बच्चे इतने अच्छे से इस तरीके से बात क्यों करते हैं। मतलब तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि मैंने जो आपको जो है वो और वन आउट बना देते हैं, और आप जो है सबकी नजरों में आ जाती है क्योंकि आप एक महिला हैं। अगर आप पुरुष होते तो शायद ये सवाल आपके लिए नहीं होता, लेकिन चूंकि आप महिला हैं तो ये है। इसके साथ ही मुझे लगता है कि इस दुनिया में तमाम ऐसे पुरुष हैं जो कि महिलाओं के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनकी बराबरी के संघर्षों के साथी रहे हैं। तो मैं बिल्कुल, मैं स्त्री और पुरुष को जो, जैसे मैम ललिता मैम कह रही थी शायद कि बना दिया जाता है, जो कि एकदम विरोधाभास में खड़ा कर दिया जाता है, एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि नहीं, ये जो लड़ाई है ये साझेपन की लड़ाई है, और चूंकि ये समानता की लड़ाई है तो ये हम दोनों को ही, दोनों या जितने भी जेंडर्स हैं हमारे यहाँ के, हमारे सोसाइटी में, उन सबको मिलकर लड़नी होगी, और तभी हम एक बराबर समाज बना पाएंगे। मुझे वो काफी आजमी की वो नज्म याद आती है कि वो कहते हैं ना कि कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो मुझे लगता है कि ये जो एक सोच है वो लेके चलना होगा हमें, और उस साझेपन के साथ ही इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू विभा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, और फैज साहब के उन्वान से कि उठ मेरी जान, सॉरी कैफी साहब के उन्वान से कि उठ मेरी जान में भी चलना है तुझे। तो यही वो समानता के अधिकार की बात है कि जहाँ हम दोनों इक्वल हैं, और वही वो
हम फिर से हम जब आप जिस भारतीय संस्कृति की बात करते हैं वहां भी यही बात है, जो तभी अर्धनारीश्वर का स्वरूप आया, अदरवाइज वो स्वरूप नहीं आता। लड़ाइयाँ और स्थितियों का मुकाबला करना, और शायद इसीलिए इतनी हमारे अंदर वो जद्दोजहद भर दी जाती है कि हम उस जिद में आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ जो बातचीत करते हुए जो स्थितियां आई, जो जो सिचुएशंस आई, जो बातें आई, उसमें कुछ बातें जो बहुत निकल के आई कि स्पेस, कि हमें हमारा स्पेस अगर मिलता है, हमें ट्रस्ट, कि हम हमारे ऊपर ट्रस्ट, और हम अपने बच्चों, खास करके जो गर्ल चाइल्ड है उनके ऊपर हमारा ट्रस्ट। हम सभी स्मॉल टाउन गर्ल तो हम सभी को ही है, लेकिन वहां से निकल करके अपनी लड़ाई लड़ते हुए हम सब यहाँ आए हैं। नए सिरे से देखने की चाहत हमने अपने अंदर पैदा की, और शिक्षा, करियर, घर गृहस्थी, सब में हमारा रोल है। हमारे साथ साथ हमारे जो पुरुष पार्टनर हैं उनका भी रोल है। बट वही जो एक नजरिए को बदलने की बात है और नजरिए को देखने और समझने की बात है, ये हमारे इस आज के विषय को, स्त्री पुरुष के समान धरातल के विषय को लेकर के आगे चलता है। मैं अब इस को यहाँ अब समअप करना चाहूंगी, और मैं दो लाइन में आप सबसे आपके विचार जानना चाहूंगी कि आज के इस मौके पर एक मैसेज के रूप में कह लीजिए, या अपने एक विचार के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे। मैं सबसे पहले अंजलि जी के पास आती हूँ कि अंजलि जी, आप क्या इसके बारे में अपनी बात इस यहाँ से समअप करते हैं, लेकिन वहां से निकल करके अपनी लड़ाई लड़ते हुए हम सब यहाँ आए हैं। विभा, वैसे तो ये बहुत ही बड़ा बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसका समअप तो हो नहीं सकता ऐसे मेरे को लगता है। लेकिन जैसे कि सभी पैनलिस्ट ने ये एग्री किया कि स्त्री और पुरुष, दे आर नॉट स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, वी आर ऑल, हम सबको ही अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे पुरुष भी मिले हैं जो जिन्होंने इक्वालिटी, या इक्वालिटी इज अ पार्ट ऑफ देयर डीएनए। हमने कभी ऐसे सोचा नहीं कि जेंडर इज कमिंग इन आवर वे ऑफ प्रोग्रेस, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी रही है क्योंकि हमें वैसी अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में मिली, हमको ऐसे प्रिविलेज्ड एनवायरनमेंट मिले जहाँ एजुकेशन वाज द फोकस। सो तो मुझे तो फाइनली मेरा समअप तो यही रहेगा कि women, if they have to empower themselves, the choice is in अपने हमारे ही हाथों में है, और education is our only I would say एक हमारा एक बहुत यही एक हमारा हथियार है जो हमें वो empowerment की और वो equality की और ये उस freedom की ओर लेके जाएगा कि जहां हम अपनी choices अपने मन से exercise कर सकें। I think all of us have gone through that route, and we are all experiencing the fruits of our labor because we went through the route of education. So यही मेरी अभी मेरी समझ है, और यही मुझे women and men जो आपका आज का टॉपिक है कि समान धरातल पे लाने का, as women हमारे ही हाथ में है और एजुकेशन हमारा हथियार। थैंक यू। थैंक यू अंजलि जी। एजुकेशन हमारा हथियार है और विमेन एम्पावरमेंट हमारी ताकत, ये आपने ये कहा, और मैं इसके साथ ही आगे बढ़ती हूँ। मैं ललिता जी से पूछना चाहूंगी कि चलते चलते ललिता जी आप क्या कहना चाहेंगी, 2 लाइन में हमें कहें। मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि पेरेंट्स लड़कों को शिक्षित करें, लड़कों को एक अलग शिक्षा देना शुरू करें। ये जो पितृसत्तात्मक वाली जो दबंगता है लड़कों में, बचपन में ही दादी नानी सब ये जो भर्ती है, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों के लिए एक शिक्षा में एक चैप्टर होना चाहिए कि वो किस तरह से समाज में अपना व्यवहार रखें, उन्हें किस तरह से बनना चाहिए। अब उन्हें किसी विलन की या किसी उस तरह की कहानी और वो सब नहीं सुनानी चाहिए। मुझे लगता है कि लड़कियां तो खुद ही मतलब चाहती हैं कि उनको समानता का अधिकार मिले और वो आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की ये चाहती हो शादी के बाद मैं घूंघट करूं, करवा चौथ का व्रत करूं, एक
पुलिसिया दिमाग वाले मनोरोगी के लिए, और बाजार भी उसी तरह का व्यवहार करे, वो मुझे नहीं लगता कि कोई महिला चाहती है। तो अब समय है कि लड़के बदलें। सबसे पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि वो अपने लड़कों को उस तरह की शिक्षा दें कि ये जिससे तुम्हारी शादी होगी, या जो समाज में जो लड़की है वो तुम्हारे से ज्यादा अच्छी है, ज्यादा समान है, तुम्हारी ही तरह से, ज्यादा बोलेंगे तब वो थोड़ा लेवल पे आएंगे, थोड़ा बोलने पे तो वो नहीं आएंगे। तो मुझे ये लगता है कि हमें अब लड़कों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, वरना तो हमारे देश में क्या होता है, हम कुछ लोग ही इन चीजों का आनंद लेते हैं, बाकी तो कहाँ इस तरह की बातें हमारे देश में, सिर्फ महानगर में ही थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है। बस मैं ये कह के ही अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। विभा मैम का कनेक्शन शायद कट गया है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है आपकी आवाज। तो बस मेरी बात तो खत्म हो गई। तुम दिख नहीं रही हो विभा। विभा मैडम का कनेक्शन कट गया। प्रतिमा यू कैन विभा दी का कनेक्शन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ है। मैं कमला जी से अब जानना चाहती हूँ आखिर में उनको कोई ऐसी बात जो कि आज के प्रोग्राम में उनका संदेश हो हमारे लिए, हम सब के लिए। मैं बस यही कहना डॉक्टर कमला शंकर। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि ये घर से शुरू होनी चाहिए। अगर बेटा और बेटी दोनों हैं तो उनपे अंतर न करें, उनको भी समान हक दें। ये नहीं कि बेटा विशेष है और बेटियां बाद में है, इनको तो घर का काम भी करना है। बेटों को भी घर का काम करना आना चाहिए। जैसे ललिता मैम ने कहा कि हमें उनको शिक्षित विशेष करना चाहिए लड़कों को कि स्त्रियों का सम्मान कैसे करें। ये नहीं तो ये जो शोषण के जो आजकल मामले चलते हैं, ये एक माँ का ही कर्तव्य है कि खासकर बेटे को वो अच्छे से शिक्षित करे कि बाहर की लड़कियों पे किस तरीके से बात करना है, व्यवहार करना, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो कुल मिला के जैसे इस टॉपिक तो बहुत बड़ी है, इसमें कुछ एंडलेस इसका है, पर यही करना है कि समानता दोनों में भेदभाव न करें, और इसके लिए एक माँ को ही आगे आना पड़ेगा। कभी कभी कठिन डगर पड़ता है क्योंकि हर समय माहौल अच्छा नहीं मिलता है, पर उसके बावजूद बेटियों को भी उसी समान रूप से बेटा और बेटी इनमें अंतर ना करें, और जेंडर बायस नहीं होना चाहिए हमारा समाज। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू डॉक्टर कमला शंकर जी। और मैं विभावरी के पास आना चाहूंगी क्विकली, और उसके बाद मैं प्रतिमा के पास भी आना चाहूंगी कि प्रतिमा भी इस पर अपने चलते चलते अपनी राय दें, और लेकिन उसके पहले विभावरी। जी विभा मैम, मुझे लगता है कि ये तो जैसे सभी बोल रहे हैं कि एक एंडलेस डिबेट है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहला जो डर है औरतों या लड़कियों के मन से, जब हमें अच्छी लड़की और बुरी लड़की में विभाजित कर दिया जाता है, हमारा सोसाइटी ऐसा ही है कि वो लड़की जो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करती है या व्यवहार नहीं करती है वो बुरी लड़की है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने भीतर से वो डर निकालना पड़ेगा कि हमें जो है लेबल मिल जाएगा, और उस तरीके का जो है फिर हम शायद बहुत सारी लड़कियां इसी डर की वजह से अपने हकों की बात, अपनी चाहतें जो है उनकी वो नहीं कर पाती है या नहीं बोल पाती। तो मुझे यही लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ सोसाइटी तो बदलेगी। मुझे लगता है कि भले ही आज जो है एक ऐसी सोसाइटी में हमें जहाँ पर जज साहब पूछ लेते हैं रेपिस्ट से कि आप शादी करोगे जिसका आपने रेप किया है उससे, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें बदलनी चाहिए हम, और ये हम सब की लड़ाई है साझी, हम ही बदलेंगे इसको। तो हमारे भीतर से वो डर निकालना पड़ेगा हमें, और हमें बोलना पड़ेगा, हमें अपने लिए, सोसाइटी के लिए और लड़कियों के लिए बोलना पड़ेगा, और उस डर को खत्म करना पड़ेगा। बस यही। थैंक यू। थैंक यू विभावरी। और मैं चलते चलते मैं प्रतिमा से भी पूछना चाहूंगी कि इस पर अपनी 2 मिनट में अपनी राय दें, और फिर हम इस प्रोग्राम को यहाँ समाप्त करेंगे। प्रतिमा।
जी दीदी, बहुत ही सुंदर बातचीत हुई है। मैं सबको धन्यवाद भी देती हूँ अभी तक की ओर से, और स्त्री उत्सव सबको मुबारक हो और उत्सव ऐसे ही मनता रहे। बहुत जरूरी चीजें आज हुई हैं। मेरा विचार सिर्फ यही है जो आप लोगों से मुझ तक पहुंच रहा है। विभावरी ने जैसा कहा, बुरी लड़की की डर से उबरना होगा। मुझे लगता है कि बुरी लड़की बनने को सेलिब्रेट करना होगा। हम हैं बुरी लड़कियां, तो क्या किया जाएगा, क्योंकि हम अच्छे बनने के लिए पूरी जिंदगी नहीं निकाल सकते। अब हम बुरे हैं तो हैं, बच्चा नहीं करना है तो नहीं किया, हम अपने आप में खुश हैं और हम बाकी बच्चों को प्यार कर सकते हैं। बुरी लड़की बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज में बुरी लड़की वो भी है जो अपने पिता का दाह संस्कार करती है, जैसे कमला शंकर जी। तो क्या करेंगे, हम हैं बुरी लड़कियां, हम सेलिब्रेट करते हैं बुरा होने को। गमले में हमें लगाया जाता है, हीरा जी ने बोला था अभी, गमले में पानी तो मिल जाता है, खाद धूप भी मिल जाती है। दिक्कत सिर्फ एक होती है कि गमले में एक बरगद जो है बोनसाई बन जाता है। हमें बोनसाई नहीं बनना है, हमें जो कुदरत ने दी है क्षमता उसके अनुसार बढ़ना है। और एक चीज मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, हर प्रोग्राम में मैं कहना चाहती हूँ, मैं आज फिर कह रही हूँ इसको, कि सब सपोर्ट कर रहे हैं, घर से सपोर्ट मिलता है, बाहर से मिलता है तो यू आर ब्लेस्ड। अगर नहीं मिलता है तो उसके आगे बढ़िए, सपोर्ट आपके अंदर से भी निकलेगा कभी ना कभी। हमेशा सपोर्ट आपको नहीं मिल सकता, परिवार भी कभी कभी आपको सपोर्ट देने में कमजोर पड़ सकता है। समाज तो खैर तभी करता ही नहीं है सपोर्ट। आपको अपना बरगद खुद बनना है, जिससे आप बेल बन के लिपटे हैं। अगर आप बेल बन के दूसरे बरगद की प्रतीक्षा करेंगी तो नहीं हो पाएगा जो आप चाहती हैं करना। तो इससे उसको तभी सफल होगा जब हम स्वयं बरगद अपना बने और अपनी जड़ बने। बुरी लड़की अच्छी लड़की से ऊपर उठ के एक मनुष्य बनने की कोशिश करें, अपने आप को जीने की कोशिश करें और अपने को संपूर्ण समझें। और मैं अपनी ओर से कहना चाहती हूँ। दीदी। हाँ, थैंक यू। आप सब ने अपने, और प्रतिमा ने तो बहुत अच्छे से सब पूरे प्रोग्राम को समाप्त किया है। और यही कि हम बिल्कुल सही कि हमें अगर बुरी लड़की बनना है तो बुरी ही बनना, और बुरी बनना कोई खास बात नहीं है। मुझे भी अपने घर में कहा जाता था कि हमारे यहाँ एक बहुत छोटी मिर्च होती है जिसको लौंगिया मिर्च है, बिल्कुल लौंग की शक्ल की होती है, मिर्चाई शेप की, और बहुत तीखी होती है। तो मेरी बातों को सुनकर के फिर मेरे नाते रिश्तेदार दूसरे को कहते थे कि विभा की बातें तो लौंगिया मिर्चाई होती हैं। तो ठीक है, लौंगिया मिर्चाई होती हैं तो होती हैं, लेकिन वो उसमें हकीकत आप उसको सह नहीं पाते हैं, इसलिए आपको वो लगता है। और ये बिल्कुल जो ललिता जी ने कहा कि हमें बेटों को समझाना होगा, सिखाना होगा, ये जिम्मेदारी जो अभी हम जैसे एक पेरेंटल इसमें आ रहे हैं अपनी भूमिका में, और वहां इसको मैं बहुत पहले इसको समूह करना चाहूंगी इसी रूप में कि बेटी पढ़ाओ आगे, बेटा सिखाओ जागे, बेटे बेटी में न अंतर, बेटे से ही भाग न जागे, बेटे बेटी का गाना नित गाओ न भाई बहना, बेटा और बेटी दोनों दो आंखों दो नैन हैं। तो ये बेटे और बेटी दोनों ही दो नैन है, किसी के बिना किसी की जिंदगी नहीं चल सकती। प्रकृति ने बनाया है स्त्री और पुरुष, तो स्त्री और पुरुष दोनों ही हमारे लिए जरूरी हैं। केवल स्त्री ही जरूरी नहीं है, केवल पुरुष ही जरूरी नहीं है। सिर्फ ये है कि हम वैचारिकता के समान धरातल पर पहुंचेंगे और फर्स्ट सेक्स, सेकंड सेक्स और थर्ड जेंडर की अवधारणा से निकलेंगे तो हम सबसे पहले मनुष्य होंगे। और जब हम मनुष्य होंगे तो हम स्त्री का उत्सव, पुरुष का उत्सव, और जो हमारे तीसरे जो हमारे उभयलिंगी है उनका भी उत्सव हम एक साथ और समान रूप से मनाएंगे, और बगैर कोई भेदभाव। हमें फिर ये नहीं देखना होगा कि अरे आप तो वहां चाय पी रही थी, अरे आप तो वहां प्रेम कर रही थी, अरे आप तो वहां जो है सास बहू के पचड़े में पड़ी हुई थी, तो अरे आप तो जो है वो आपने जो है रीति रिवाज के खिलाफ जाकर के आपने कंधा दिया, तो आपने ये कहा। ये तमाम बातें जो है वो गौण हो जाएंगी। वहां सिर्फ और सिर्फ कमला शंकर भी एक मनुष्य है, अंजलि भावे भी एक मनुष्य है, विभावरी भी मनुष्य है, ललिता भी मनुष्य है, और प्रतिमा भी मनुष्य है। हम सभी मनुष्य हैं। आइए इस मनुष्यत्व के इस भाव के साथ हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हैं। और आप सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं अभी तो रूम थिएटर की तरफ से, अंजलि भावे जी का, प्रोफेसर डॉक्टर विभावरी का, डॉक्टर विदुषी कमला शंकर जी का, ललिता अस्थाना जी का, प्रतिमा तो हमारे साथ ही हैं, सुदर्शना द्विवेदी जी का, इरा टाक का, और साथ साथ जो नेपथ्य से हमें सहयोग मिलता रहा है और दे रही हैं लगातार, सरिता निर्झरा और उनका ग्रुप कला मंथन, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। और
इस कार्यक्रम को। हमेशा सुभाष काबरा जी बहुत बड़े कवि हैं, मंच हास्य कवि, वो कहते हैं कि जब कार्यक्रम कोई अच्छा होता है तो उसके समापन की घोषणा नहीं की जाती, उसके विराम पोस्टपोन होने की घोषणा की जाती है। तो मैं इस कार्यक्रम को यहाँ पोस्टपोन करती हूँ और अगला रविवार 5 बजे हमारा एक और कार्यक्रम होगा जिसमें 2 हिंदी साहित्य की 2 बहुत बड़ी हस्ती हैं, नासिरा शर्मा और उषा किरण खान। ये इन दोनों की दोस्ती और इन दोनों के नेह बंधन पर हम बात करेंगे और उसके बाद 8 बजे यही स्त्री पुरुष के समान धरातल पर हमारे मेल मेंबर्स क्या कह रहे हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे ये 2 प्रोग्राम भी हैं, आप उन्हें जरूर देखिएगा और अपनी बातें भी हमसे साझा कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। बहुत शुक्रिया।